बहुत साल पहले दक्षिण भारत में ब्रह्मदत्त नाम का एक शहंशाह रहता था। ब्रह्मदत्त एक छोटी सी रियासत का बादशाह था। सालों की दुआओं के बाद बादशाह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कोई मामूली लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके दांत थे और दांत सोने के थे। हमारे बेटे के दांत सोने के हैं, इसलिए सब लोग हमारे बेटे को सोनदत्त कह के पुकारेंगे। सोनदत्त फल और सब्जियों के अलावा जिस चीज को भी दांतों से काटता वो चीज सोने की बन जाती। अनाज भी सोनदत्त को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। बादशाह के दरबार में कौशल और हीरामणि नाम के दो वजीर थे। जहाँ कौशल लालची और चापलूस था, वहीं हीरामणि ईमानदार और सच्चा था। हुजूर, शहजादे के जन्म के बाद जश्न में काफी खर्चा हो गया है। आपको रियासत के कारोबारियों से कर बढ़ाकर ज्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। हाँ नहीं महाराज, जश्न में खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है। जश्न में हुए खर्चे की कीमत रियासत के कारोबारियों से वसूलना जायज नहीं है। और फिर हमारी रियासत में ज्यादातर छोटे कारोबारी हैं। अगर आप उनका कर बढ़ाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तुमने बिल्कुल वजह फरमाया है हीरामणि। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें मुख्य वजीर बनाएंगे। आज के बाद सभी वजीर तुम्हारे देखरेख में काम करेंगे। बादशाह ने हीरामणि का पद बढ़ा दिया तो कौशल का खून खौल गया। बादशाह को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। शहजादे सोनदत्त के आसपास कड़ा पहरा लगा रहता था, लेकिन कौशल ने चालाकी से सारे चौकीदारों को हटा दिया। सैनिकों, रियासत पर हमला हो गया है, तुम सब महल के बाहर पहुंचो। जब पहरेदार चले गए तब कौशल ने सोनदत्त को उठाया और उसे चुराकर श्रीलंका भाग गया। उस समय श्रीलंका में मयूर नाम का एक ताकतवर बादशाह राज करता था। कौशल ने बहुत बड़ी तादाद में धन संपत्ति लेकर सोनदत्त को श्रीलंका के बादशाह को बेच दिया। आपने इस लड़के को खरीद तो लिया है, लेकिन बड़ा होने पर इसे अपने असली अम्मी अब्बू की याद आ सकती है। हाँ, ये तुमने वजह फरमाया। बादशाह ने अपनी रियासत के तांत्रिक को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से सोमदत्त की पुरानी याददाश्त बिल्कुल साफ कर दी। बस एक चीज का ख्याल रखना, इस लड़के को कभी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मोहब्बत का मामला हुआ तो इसे अपना अतीत याद आ जाएगा। सोनदत्त राजा मयूर के यहाँ बड़ा होने लगा। सोनदत्त को लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे मोहब्बत ना हो। रियासत में किसी को भी सोनदत्त से बात करने की इजाजत नहीं थी। सोनदत्त की तालीम का खास इंतजाम किया गया था। उसके किताबों में कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं थी। बादशाह ने सोनदत्त के जादुई दांतों का खूब जमकर इस्तेमाल किया। रोजाना बड़ी बड़ी चीजों को सोनदत्त के दांतों से कटवाया जाता और उन्हें सोने में तब्दील कर दिया जाता। एक रोज सोनदत्त ने बादशाह से कहा, अब्बूजान, मैं महल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं किसी कुदरती जगह पर रहना चाहता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम कुदरती जगह का इंतजाम यहीं पर करवा देते हैं। बादशाह ने तुरंत अपने रियासत के सबसे काबिल बागवान को बुलाया और सोनदत्त के लिए एक खास बागीचा तैयार करने का हुक्म दिया। जिस दौरान बागवान बगीचा तैयार कर रहा था, बादशाह को खास काम से विदेश के सफर पर जाना पड़ा। बादशाह सारा कामकाज अपने वजीर की निगरानी में छोड़कर सफर पर चला गया। बागवान कभी कभी अपनी बेटी को अपने साथ लाता था। वजीर ने इस बात को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि शहजादा एक बागवान की बेटी पर तवज्जो नहीं देगा, पर वजीर को तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत में अमीरी और गरीबी कोई रुकावट नहीं होती। एक दिन जब बागवान की बेटी गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी तो शहजादा सोनदत्त उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या ये गुलाब तुमने उगाए हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा है। क्या तुम मुझे गुलाब उगाना सिखाओगी? शहजादे ने वसुंधरा से गुलाब उगाना सीखा। उन दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत होने लगी। बादशाह मयूर जब वापस लौटा
तो उसने सोनदत्त को बागवान की बेटी से बात करते हुए देखा। वजीर को बुलाया। ये सब क्या चल रहा है वजीर? मैंने तुमसे कहा था कि शहजादे को लड़कियों से दूर रखना। हुजूर माफ कीजिएगा, वो तो बागवान की बेटी है, शहंशाह को उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम निहायत ही मूर्ख हो। मोहब्बत अमीरी गरीबी का फासला नहीं देखता। बादशाह ने तुरंत ही चुपचाप वसुंधरा को शहर से बाहर भिजवा दिया। सोनदत्त रोजाना वसुंधरा का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। सोनदत्त जब बागवान से वसुंधरा के बारे में पूछता तो बागवान भी कोई जवाब नहीं देता। वसुंधरा अचानक गायब कैसे हो गई और उसके अब्बू कुछ बोलते क्यों नहीं? एक दिन शहजादे को गुस्सा आ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। बागवान रोने लगा। अरे रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी को आपके अब्बू ने शहर से बाहर भिजवा दिया है। मेरे अब्बू ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है बेटा। सोनदत्त तुरंत बादशाह मयूरदत्त के पास पहुंचा। अब्बू जान, बागवान की बेटी वसुंधरा कहाँ है? उसे आपने शहर से बाहर क्यों भिजवा दिया? तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना है? उस लड़की को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैंने उसे शहर से बाहर भेजा है। झूठ मत बोलिए अब्बू जान, मैं उस लड़की से मिलके रहूंगा और सच्चाई मालूम करके रहूंगा। सोनदत्त जब वसुंधरा को ढूंढने लगा तो बादशाह ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सोनदत्त ने सैनिकों के हाथों पर दांतों से काटा और सभी सैनिकों को सोने का बना दिया। शहर के बाहर काफी ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा मिल गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। सोनदत्त को अपना बचपन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। शहंशाह मयूर मेरे असली वालिद नहीं है। कौशल नाम का वजीर मुझे चुरा कर यहाँ ले आया था और उसने मुझे बादशाह को फरोख्त कर दिया था। सोनदत्त तुरंत वसुंधरा को लेकर वजीर कौशल के पास पहुँचा। वो अब शहंशाह मयूर की रियासत का सबसे बड़ा कारोबारी था। सोनदत्त कौशल को घसीटते हुए समुद्र तट तक ले गया और फिर जहाज से अपने वालिद ब्रह्मदत्त की रियासत वापस लौट गया। ब्रह्मदत्त अपने खोए हुए बेटे से मिलकर बेहद खुश हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम हमें नहीं मिल पाए। ये सब इस वजीर कौशल की वजह से हुआ है। बादशाह ने कौशल को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया और सोनदत्त से वसुंधरा का निकाह करवाया। अंश और प्रशांत का घर आमने सामने था। अंश के अब्बू जहाँ एक गरीब दूधिया थे, वहीं प्रशांत के अब्बू एक बड़े सरकारी अफसर थे। अंश जब प्रशांत के पास साइकिल, क्रिकेट बैट, वीडियो गेम जैसी चीजें देखता तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी अम्मी से मांगता। अम्मी मुझे वीडियो गेम दिलवा दो, प्रशांत के पास बहुत बड़ा वीडियो गेम है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक वीडियो गेम खरीद सकें। तुम्हारे अब्बू एक गरीब दूधिया हैं। वो प्रशांत के अब्बू की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं है। प्रशांत जब सड़क पर साइकिल चलाता तो अंश अपने दरवाजे पर बैठकर उसे देखता रहता। प्रशांत, थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए दे दो ना। गांचू, अपनी शक्ल देखिए, इतनी महंगी साइकिल मैं तुझे चलाने को नहीं दूंगा। तू जाकर अपनी भैंस की सवारी कर। अंश और प्रशांत एक ही महीने नवंबर में पैदा हुए थे। प्रशांत के जन्मदिन पर प्रशांत के घर पर बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सब लोग जश्न में शामिल होते थे। अंश जब इस बार प्रशांत के सालगिरह पर गया तो उसने देखा कि प्रशांत के घर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट्स लगी हुई हैं। प्रशांत चुपचाप अंश के पास आया
और उसके कान में बोला, अंश गोचू, तूने ख्वाब में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है? तू मेहमान है, इसीलिए तुझे एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा। मैं तो सभी मेहमानों के चले जाने के बाद भर पेट केक खाऊंगा। कुछ दिनों बाद अंश का जन्मदिन आया। अंश अपनी अम्मी से जिद करने लगा कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेटी केक लाया जाए। अम्मी, प्रशांत के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था? मेरे जन्मदिन पर भी उतना ही बड़ा केक लेकर आइए ना। बेटा, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे अब्बू एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अंश अपनी अम्मी से नाराज होकर केक की दुकान के सामने चला गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे अंश के पास आया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम? मेरे सामने रहने वाले प्रशांत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था, पर मेरी अम्मी मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही हैं। वो कहती है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अजनबी आदमी ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक खूबसूरत सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकते हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा और कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी इसको खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट कर बांटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे जो सच्ची हो जाएगी। अंश उस अजनबी का दिया केक लेकर अपने घर पहुंचा। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं अम्मी, मैंने चोरी नहीं की। एक अजनबी ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी अम्मी। उस रात अंश ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। अंश ने जब केक अपनी अम्मी को खिलाया तो उसकी अम्मी ने उसे दुआ दी, मेरे बेटे को एक अच्छी सी साइकिल मिले। अगले दिन अंश के स्कूल में एक आर्ट मुकाबला हुआ जिसमें अंश की पेंटिंग को पहला इनाम मिला। इसमें अंश को एक खूबसूरत साइकिल दी गई। अंश साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। अम्मी, आपकी दुआ सच में सच हो गई। अब प्रशांत जब साइकिल चलाता तो अंश भी अपनी साइकिल लेकर सड़क पर आ जाता। गोचू, तेरे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है जिसे काट कर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो जो दुआ देता है वो दुआ सच हो जाती है। मेरी अम्मी ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। प्रशांत ने पूरी बात जाकर अपने अम्मी अब्बू को बता दी। प्रशांत के अब्बा एक रिश्वतखोर लालची सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो केक उन्हें मिल जाए तो फिर वो मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रशांत के अब्बा ने कुछ चोरों को रुपए दिए और अंश के घर रात में डाका डलवा दिया। चोरों ने अंश और उसके अम्मी अब्बू के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जादुई केक चुरा कर ले गए। अब हमारे पास जादुई केक है। प्रशांत की अम्मी, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा, फिर तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी अफसर बन जाऊं। प्रशांत के परिवार को पता ही नहीं था कि जादुई केक सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलती है और वो सच हो जाती है। प्रशांत के पिता ने केक काटकर अपनी बीवी को खिलाया।
अब जल्दी से दुआ बोलो। आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप भी एक दूधिया बन जाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही प्रशांत के अब्बू के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में प्रशांत के अब्बू को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद प्रशांत का परिवार अंश के परिवार की तरह गरीब हो गया। प्रशांत के मामू जान एक भैंस लेकर प्रशांत के घर पहुँचे। आपा, मैंने सुना है कि दूल्हे भाई की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध का धंधा शुरू कर दो। कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। प्रशांत का परिवार रोते हुए भैंस लेकर अंश के घर पहुंचा। अंश, हमने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सकें, लेकिन इसकी वजह से हम तो गरीब हो गए। अंकल, ये केक सिर्फ आपके जन्मदिन वाले दिन ही काटा जाता है, वरना केक खाने वाला शख्स आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। तब प्रशांत और प्रशांत के अब्बू को अपनी चोरी पर बेहद अफसोस हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई गई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर सर्कस दिखाया करता था। उसकी बीवी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपनी गुजर बसर करते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लादकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। अब्बू, हम कहाँ जा रहे हैं? मालूम नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं कमाएंगे और वहीं खाएंगे। चलते चलते काफी रातें गुजर गईं, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी के किनारे पहुंच गए। ए जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, यहाँ पर जरूर कोई कश्ती होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने कश्ती की काफी तलाश की, पर उसे एक कश्ती भी नहीं मिली। मायूस रघु वापस आ गया। बहुत सुनसान है, ना कश्ती है ना कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव में वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो कश्ती भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना बेवकूफी होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां पकाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं हुजूर, रात हो गई इसीलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल मत बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या हुजूर? ये जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आते हैं। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को चेतावनी देकर निकल गया। ए जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं है और आगे बढ़ने के लिए कश्ती नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। या अल्लाह, अब क्या करें? हमारी नैया पार कर दे मौला। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना ली। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ।
रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग पर डाल दी। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो खत्म हुआ, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को कश्ती के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी मेहनत से वो अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की बढ़िया सी कश्ती बना दी। कश्ती बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, जोश से भरी रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई, अजी उठिए, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ हैरत से देखने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना कश्ती के नदी पार कैसे करेंगे? कौन कहता है कश्ती नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी कश्ती की तरफ इशारा किया तो कश्ती देखकर रघु और भीमू हैरान हो गए। रोटी की कश्ती, ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें मत करो, शेर आ चुका है, कश्ती में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर कश्ती में रखा और कश्ती को नदी के पानी में डाल दिया। कश्ती तैरने लगी। फिर तीनों कश्ती में बैठ गए और कश्ती नदी के पानी में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। शुक्र है अल्लाह का, बच गए शेर से। तभी अचानक कश्ती डगमगाने लगी। रघु ने कश्ती के नीचे देखा, मछलियाँ कश्ती नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से कश्ती खा रही हैं। या अल्लाह, मुझे तो इसका ख्याल भी नहीं आया। गहरा पानी है, हम तो डूब ही जाएंगे। तभी भीमू बोला, अम्मी अब्बू डरो मत, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियां साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे और मछलियों का तवज्जो हटा देंगे। हाँ, भीमू ने ठीक फरमाया। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां कश्ती छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगीं। इस तरह तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी की कश्ती के सहारे नदी के दूसरे किनारे खैरियत से पहुंच गए।